ठीक है। चलिए इसको अनपैक करते हैं। आज के इस डीप डाइव में हमारे पास टेक क्रिएटर्स, एआई रिसर्चर्स और टॉप एक्सपर्ट्स के एक बहुत बहुत बड़ा स्टैक है। सच में एक बहुत बड़ा स्टैक है। हाँ, तो आज का हमारा मुख्य लक्ष्य ये है कि देखिए 2026 आ चुका है और मार्केट में इस वक्त लिटरली हजारों नए एआई टूल्स का शोर मचा हुआ है। हर कोई कह रहा है कि उनका टूल बेस्ट है। सब क्लेम कर रहे हैं कि वो इंडस्ट्री बदल देंगे। बिल्कुल। तो हमारा मिशन इस पूरे शोर से बाहर निकलकर सिर्फ उन चुनिंदा और बेहतरीन एआई टूल्स को खोजना है जो वाकई में काम के हैं। मतलब ये समझना कि किस खास काम के लिए कौन सा टूल सबसे बेस्ट है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है Okay. वो ये कि हम उस फेज से बहुत आगे निकल चुके हैं जहाँ एआई का मतलब सिर्फ एक बेसिक चैटबॉट हुआ करता था। मतलब एक स्क्रीन जहां कुछ टाइप किया और कोई रैंडम सा टेक्स्ट आ गया। हाँ, एग्जैक्टली। अब ये एक पूरा प्रॉपर प्रोफेशनल ग्रेड सिस्टम बन चुका है। अगर हम इस चर्चा के कोर को समझें तो ये सिर्फ टूल्स की कोई डिक्शनरी नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। ये समझना कि सही टूल का चुनाव इंसान की प्रोडक्टिविटी को कई गुना कैसे बढ़ा सकता है। एकदम सही कहा। और इस प्रोडक्टिविटी को अनलॉक करने के लिए ना सबसे पहले उस माइंडसेट को समझना पड़ेगा। हमारे सोर्सेज में हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक स्टडी का डेटा है जो बहुत ही आई ओपनिंग है। वो मीटिंग्स वाला डेटा? हाँ, उस स्टडी के हिसाब से टॉप सीईओ अपना लगभग 72% टाइम उन मीटिंग्स में बर्बाद करते हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकलता। 72% टाइम, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बहुत बड़ा। अब सोचने वाली बात यह है कि इतने स्मार्ट लोग अपना टाइम ऐसे ड्रेन क्यों होने देते हैं। इसका कोर रीजन बताया गया है कंप्लीशन बायस। कंप्लीशन बायस मतलब हमारे ब्रेन को कोई भी काम पूरा करने पर एक एक डोपामाइन हिट मिलता है, खुशी मिलती है। चाहे वो कोई बहुत मुश्किल स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट बनाना हो या फिर बस छोटे मोटे ईमेल का रिप्लाई करना हो, हमारा ब्रेन दोनों को लगभग बराबर अहमियत दे देता है। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए ना सोर्सेज ने 2 अलग-अलग जोन्स बताए हैं। एक है जोन ऑफ लेजीनेस और दूसरा है जोन ऑफ ऑब्सेशन। जो आपने मीटिंग्स या ईमेल वाला उदाहरण दिया, वो डेफिनेटली जोन ऑफ लेजीनेस का हिस्सा है, जहां ज्यादा मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। हमारे रोजमर्रा के काम का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसे ही कामों से भरा होता है जहां एक लिमिट के बाद एक्स्ट्रा एफर्ट डालने से कोई फायदा नहीं होता। जैसे किसी रिपोर्ट की फॉर्मेटिंग ठीक करना, इन कामों में जान लगाने का कोई पॉइंट नहीं है। सही बात है। और इस जोन ऑफ लेजीनेस को अच्छे से मैनेज करने के लिए ना सोर्सेज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क सजेस्ट करते हैं, ड्रैग फ्रेमवर्क, DRAG। इंटेलिजेंट लेजीनेस यानी समझदारी भरा आलस दिखाने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। मैं इसके बारे में और सुनना चाहूंगी। तो D फॉर ड्राफ्टिंग, R फॉर रिसर्च, A फॉर एनालिसिस और G फॉर ग्रंट वर्क। ये वो थकाऊ काम है जहां इंसान को सबसे ज्यादा झंझट होती है, जैसे खाली पेज देकर कुछ भी न सूझना। तो पहला ड्राफ्ट हमेशा AI से लिखवा लेना चाहिए, या फिर इंटरनेट से बहुत सारा डेटा निकालकर उसे एनालाइज करना हो, ये सारा ग्रंट वर्क AI को सौंप देना चाहिए। ये सब जोन 1 के टास्क हैं। मेक सेंस, क्योंकि जब हम ड्रैग टास्क एआई को दे देते हैं तब हमारे पास वो मेंटल एनर्जी बचती है जो हमें अपने जोन 2 यानी जोन ऑफ ऑब्सेशन में लगानी चाहिए। मतलब जिन चीजों के लिए हम पैशनेट हैं। हाँ, एप्पल के डिजाइनर जॉनी इव का उदाहरण इस बात को एकदम परफेक्टली समझाता है। वो ओरिजिनल आईफोन के अंदर के डिजाइन पर महीनों तक जुनूनी होकर काम करते थे, वो पार्ट्स जो एक आम इंसान कभी खोलकर देखेगा भी नहीं। लेकिन उसी जुनून ने उस फोन को इतना आइकॉनिक बनाया। एग्जैक्टली। एआई का असली मकसद हमें रिप्लेस करना नहीं है, इसका मकसद हमारे जोन 1 के थकाऊ कामों को खत्म करना है ताकि हम अपने जोन 2 पर अपना पूरा फोकस और इंसानियत लगा सकें, जैसे कस्टमर से बात करना या प्रोडक्ट का डिजाइन सोचना। पर एक सेकंड, थकाऊ काम AI को देना बोलना आसान है, लेकिन प्रैक्टिस में लोग अभी भी AI से सही जवाब निकालने में स्ट्रगल करते हैं। एक टिपिकल प्रॉम्प्ट होता है कि मुझे इंटरव्यू के लिए तैयार करो, और फिर एआई से एकदम घिसा पिटा सा जवाब आता है जिसे देखकर लगता है कि एआई तो बेकार है। हाँ भाई। तो इसको फिक्स करने के लिए सोर्सेज ने M फ्रेमवर्क बताया है, एक्टर, इनपुट और मिशन। एक बेहतरीन प्रॉम्प्ट कैसा होना चाहिए? तुम गूगल के एक टेक्निकल रिक्रूटर हो, ये हो गया एक्टर। कॉन्टेक्स्ट सेट हो गया। फिर मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैंने 3 साल इस सिस्टम पर काम किया है, ये हो गया इनपुट। और तुम्हारा मिशन है मुझसे मुश्किल सवाल पूछना, ये हो गया मिशन। एक खराब प्रॉम्प्ट और इस प्रॉम्प्ट के रिजल्ट में जमीन आसमान का फर्क होता है।
ये बात सीधे तौर पर द इंटेलिजेंट हिल के कॉन्सेप्ट से जुड़ती है। हम लोग अक्सर एआई को एक कैलकुलेटर की तरह समझ लेते हैं। जहां 2 और 2 हमेशा 4 होता है। बिल्कुल, लेकिन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स कैलकुलेटर नहीं है। वो संभावनाओं का या कहे प्रोबेबिलिटीज का खेल है। इसीलिए प्रॉम्प्टिंग के इस पहाड़ पर हमें धीरे धीरे चढ़ना पड़ता है। मतलब जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग से शुरुआत करना। हाँ, जीरो शॉट तो बेसिकली वही हुआ कि बिना कोई कॉन्टेक्स्ट दिए सीधे सवाल पूछ लिया। हाँ। फिर हम आते हैं वन शॉट पर, जहां हम एक पुराना उदाहरण देते हैं। और अगर काम मुश्किल है तो फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग, जहां कई उदाहरण दिए जाते हैं ताकि एआई हमारे काम करने के तरीके को समझ सके। और इसके बाद आता है चेन ऑफ थॉट, जहां हम एआई को स्टेप बाय स्टेप सोचने को कहते हैं। सही कहा। और अब तो हम इस पहाड़ की चोटी पर हैं, जहां एआई एजेंट्स काम कर रहे हैं। पर अगर हम इसको थोड़े बड़े नजरिए से देखें तो ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स असल में सिर्फ शब्दों की भविष्यवाणी करने वाले टूल है ना। बिल्कुल, एकदम फोन के ऑटो कंप्लीट की तरह। वो बस ये कैलकुलेट करते हैं कि इस वाक्य के बाद अगला सबसे सही शब्द कौन सा होना चाहिए। और शायद इसी वजह से ये मॉडल्स पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गलत जानकारी भी दे देते हैं, जिसे हम हैलुसिनेशन कहते हैं। एकदम सटीक बात है। जब मॉडल के पास सही जानकारी नहीं होती तो वो एकदम असली लगने वाला झूठ कर लेता है। ये हैलुसिनेशन उसका कोई बग नहीं है, बल्कि उसके डिजाइन का ही एक हिस्सा है। साथ ही वो इंसानी पक्षपात को भी कॉपी कर लेता है, जिसे मिरर इफेक्ट कहते हैं। तो मतलब हम एआई पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। तभी नहीं। इसीलिए हर प्रोसेस में ह्यूमन इन द लूप का होना हमेशा जरूरी है। इंसान का उस पूरी प्रक्रिया में शामिल होना ही उस जानकारी को भरोसेमंद बनाता है। ये तो बहुत ही जरूरी पॉइंट है। अब इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए सीधे उन टूल्स पर आते हैं जो रोजमर्रा के काम आते हैं। हमारे सोर्सेस इन्हें द डेली ड्राइवर्स कहते हैं। डेली ड्राइवर्स में सबसे पहले तो चैट जीपीटी का जीपीटी 5.2 मॉडल आता है। हाँ, ये उन कामों के लिए बेस्ट है जहां कोई लंबी चौड़ी 12 स्टेप की चेकलिस्ट फॉलो करनी हो। इसकी खासियत ये है कि ये जवाब देने से पहले सोचता है, जिससे गलतियां कम होती हैं। लेकिन वहीं अगर आपको इंसान जैसी भाषा लिखनी हो और किसी खास लिखने के अंदाज या टोन को कॉपी करना हो तो क्लॉड सबसे बेहतरीन है। और जेमिनी को कैसे भूल सकते हैं? ये सीधे गूगल वर्कस्पेस से जुड़ा है। जीमेल हो या ड्राइव, इसका एक्सेस कमाल का है। ये कैसे काम करता है? मान लीजिए आप कहते हैं कि मेरे जीमेल से पिछले महीने का प्रेजेंटेशन निकालो। जेमिनी ये काम चुटकियों में कर देता है, क्योंकि वो सीधे आपके इकोसिस्टम में बैठा हुआ है। ये तो टाइम बचाने के लिए परफेक्ट है। अब मीटिंग्स की बात करें तो ग्रानोला नाम का टूल बहुत खास है। आजकल तो हर मीटिंग में 3-4 अजीब से एआई बॉट्स आ जाते हैं नोट्स लेने के लिए। वही ना। लेकिन ग्रानोला बैकग्राउंड में चुपचाप काम करता है, बिना किसी ऑकवर्ड बॉट के। और ये सिर्फ हर शब्द को टाइप नहीं करता, बल्कि मीटिंग की बातों को समझकर शानदार और स्ट्रक्चर्ड नोट्स बनाता है। और सिर्फ नोट्स ही नहीं, अगर खुद टाइप करने की झंझट खत्म करनी हो तो विस्पर फ्लो या सुपर विस्पर जैसे टूल्स हैं। ये नॉर्मल स्पीच टू टेक्स्ट टूल्स से कैसे अलग है? ये सिर्फ आपकी आवाज को टाइप नहीं करते, बल्कि बोलते समय आपकी गलतियों को खुद एडिट भी कर देते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे अगर आप डिक्टेट करते हो बोले मंगलवार नहीं बुधवार को मिलते हैं, तो ये टूल कंफ्यूज नहीं होगा। ये स्क्रीन पे सीधे टाइप करेगा बुधवार को मिलते हैं। ये तो बहुत ही स्मार्ट है। और रिसर्च के लिए परप्लेक्सिटी का नाम सोर्सेज में बहुत ऊपर है। जब बिना किसी बकवास के 10 सेकंड में सिर्फ सटीक जानकारी चाहिए हो तो ये बेस्ट है। लेकिन इसमें भी तो कभी-कभी जानकारी गलत आ सकती है ना। हैलुसिनेशन का रिस्क तो है। रिस्क तो है। इसीलिए रिकॉल नाम का एक और शानदार टूल है। ये आपके सेव किए गए आर्टिकल्स और YouTube वीडियो का एक सेकंड ब्रेन बना देता है। सेकंड ब्रेन? हाँ, मतलब आप बाद में अपने ही सेव किए हुए डेटा से चैट कर सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ आपके चुने हुए डेटा पर काम करता है, इसलिए इसमें झूठ बोलने या हेलुसिनेट करने का रिस्क लगभग खत्म हो जाता है। यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि बाउंडेड डेटा की बात हो और गूगल के नोटबुक LM का नाम ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। नोटबुक LM ने तो पूरा गेम ही बदल दिया है। बिल्कुल, ये टूल आपके 100 पेज के मुश्किल नोट्स को पढ़कर उसे एक शानदार ऑडियो पॉडकास्ट में बदल सकता है। और क्योंकि ये भी केवल आपके अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स पर निर्भर करता है, इसलिए ये झूठ नहीं बोलता। आप काम पर जाते हुए अपने ही नोट्स का पॉडकास्ट सुन सकते हैं। और अब तो बात सिर्फ जानकारी प्रोसेस करने तक नहीं रुकी है। हम द नो कोड मैजिक के एरा में आ गए हैं, जहां टूल्स ही नए टूल्स बना रहे हैं। गूगल AI स्टूडियो और स्टिच का कॉम्बिनेशन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। हाँ, अब कोई भी इंसान सिर्फ निर्देश या प्रॉम्प्ट टाइप करके एक पूरा काम करने वाला ऐप बना सकता है।
AI स्टूडियो उस ऐप का दिमाग बनाता है और स्टिच उसका चेहरा यानी UI डिजाइन करता है। और इसमें AI स्टूडियो लाइव भी जुड़ गया है, जो आपकी स्क्रीन शेयर करके आपके काम को देखता है और लाइव फीडबैक देता है। इसके अलावा ओपल नाम का AI टूल आपकी जरूरत के हिसाब से आपके लिए नए छोटे-छोटे कस्टम AI टूल्स बनाता है। और टोमिली तो मानो पूरी की पूरी मार्केटिंग एजेंसी ही है। आप सिर्फ एक वेबसाइट का लिंक डालिए और वो पूरे एक हफ्ते का सोशल मीडिया मार्केटिंग कैंपेन तैयार कर देता है। ये सब सुन के लगता है कि अब इंसान की इमेजिनेशन ही सबसे बड़ी पावर है। क्रिएटिविटी की बात करें तो इमेज, वीडियो और ऑडियो के लिए भी शानदार टूल्स आ गए हैं। इमेज जनरेशन में मिड जर्नी और इमेजिन 3 का मुकाबला है। मिड जर्नी एकदम सिनेमैटिक और हाई क्वालिटी तस्वीरों के लिए है। लेकिन मिड जर्नी में टेक्स्ट लिखने में बहुत दिक्कत होती है। अगर आपको तस्वीर के अंदर कोई टेक्स्ट सही से लिखना हो, जैसे किसी पोस्टर में, तो गूगल का इमेजिन 3 सबसे बेहतरीन है। वीडियो एडिटिंग के लिए डिस्क्रिप्ट ने पूरा तरीका ही बदल दिया है। इसमें वीडियो एडिट करना बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टाइप करने जैसा है। वो कैसे? आप वीडियो के ट्रांसक्रिप्ट में से सिर्फ वो वाला शब्द डिलीट करो और वीडियो अपने आप कट जाता है। और अगर बी रोल वीडियो बनाने हो तो वीओ और क्लिंग जैसे टूल्स टेक्स्ट से ही शानदार क्लिप्स बना देते हैं। ऑडियो के मामले में 11 लैब्स इंसान जैसी असली आवाज क्लोन करने में सबसे आगे है, और सुनो जैसे टूल्स से आप टेक्स्ट लिखकर पूरा का पूरा म्यूजिक ट्रैक बना सकते हैं। ये सब बहुत ही पावरफुल है, लेकिन इस पूरी चर्चा को समेटते हुए सोर्सेज ने अंत में एक बहुत ही गहरी बात कही है। हाँ, द इंटेलिजेंट जिम और द इंटेलिजेंट फूल का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कहता है कि इन्फॉर्मेशन वाले कामों में AI का इस्तेमाल रुकावट या फ्रिक्शन कम करने के लिए करना चाहिए, लेकिन दिमागी विकास वाले कामों में, यानी जहाँ सीखना हो, वहाँ AI को जिम के एक स्पॉटर की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, जो वेट उठाने में मदद करता है पर आपकी जगह वेट उठाता नहीं है। बिल्कुल। AI से आपको सीधे जवाब नहीं मांगने चाहिए। उसे कहिए कि वो आपको हाई स्कूल से लेकर बॉस के स्तर तक चुनौती दे, प्रोग्रेसिव ओवरलोड दे, ताकि आपका दिमाग तेज हो। मतलब माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला वाले माइंडसेट की तरह कंपनी को नो इट ऑल यानी सब जानने वाले कल्चर से लर्न इट ऑल यानी सब सीखने वाले कल्चर में बदलना। सही कहा। जो लोग ये मानते हैं कि उन्हें सब कुछ नहीं आता, वही इस नई AI तकनीक का सबसे अच्छा फायदा उठाएंगे। तो इस पूरी डीप डाइव के आखिर में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर AI हमारे सारे थकाऊ काम कर रहा है और हमने अपनी सोचने की प्रक्रिया, अपने आइडियाज और अपने डिसीजन भी AI एजेंट्स को सौंप दिए, तो क्या भविष्य में इंसानी अंतर्ज्ञान और गलतियों से कुछ नया खोजने की जो कला है वो खत्म हो जाएगी? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हमारी रचनात्मकता बिना चुनौती के वैसी ही कमजोर हो जाएगी जैसे अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स की मांसपेशियां होती हैं? इस बारे में सोचने की जरूरत है। आज के लिए बस इतना ही। कीप इट इटरेटिंग।